बड़ी पेशरफ्त कल मईशत के हवाले से सामने आ रही थी कि शायद हमारा स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन फिर रात को कुछ सीनियर सहाफ़ी उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, ऐसी कोई फिल वक्त बात नहीं बनी है। फिल वक्त ये है कि शायद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ मामला तय पा जाएँ। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत और ये जो आलमी मालियाती इदारा है इसके दरमियान स्टाफ की सतह पे मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है। कल एक्सपेक्टेड था और ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि ये मामला तय पा गए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, इसको नहीं कह सकते। मुज़ाकरात में एक्शन और पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया है, यानी कि IMF ने कहा कि पहले कुछ करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। IMF मिशन ने ये स्टाफ लेवल मुआहिदा है, इसके लिए मजीद वक्त भी मांगा है। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद ये मुआहिदा होगा। और हमारे शो में कल ही डॉक्टर खाकान ने ये कह दिया था कि ये लाजमी नहीं है कि वो अभी एग्री करके जाएं, वहाँ से जूम के ऊपर भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। इस एग्रीमेंट के हवाले से बताएं कि आइंदा चंद रोज़ में तवक्को है कि एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक IMF मिशन को वाशिंगटन सलामिया की मंजूरी का इंतजार है और जो आज वफ्द जो है वापस चला जाएगा, लेकिन IMF मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा और पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। इसके अलावा तवानाई के शोबे में भी जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको कम करने के हवाले से इस्लाहात लानी होंगी। सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी होनी चाहिए, निजकारी प्रोग्राम पर अमल होना चाहिए, मार्केट जो बेस्ट एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखना होगी और टैक्स महसूलात में इजाफे जैसी कड़ी शराइत भी रखी गई हैं। इम्कान यह है कि नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से बात की जाए। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा और आवाम को शदीद मुश्किलात भी होंगी। दूसरी जानिब जी, स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी देखने में आ रही है और माली ज़खायर 2 अरब 90 करोड़ डॉलर की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। मैं यहाँ पे पेट्रोल का भी थोड़ा जिक्र कर दूं। आप ये लाइनें लंबी लंबी जो देख रहे हैं, ये पेट्रोल के बाहर है और ये पेट्रोल मुफ्त नहीं मिल रहा नाजरीन, ये पेट्रोल पैसों के बावजूद नहीं मिल रहा। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने उनकी तवस्सुत से एक खबर भी दी कि जी बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है या लेने जा रही है गवर्नमेंट आज के दिन से। तो अगर जो लोग स्टोरेज करके बैठे हैं, जखीरा अंदोज हुए हैं, हुकूमत आज उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का इरादा है। पेट्रोल नहीं दे रहे, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आप 1000-2000 से ज्यादा नहीं डलवा सकते, तब भी उनके खिलाफ तो अल्लाह करे हुकूमत को एक मिसाल ऐसी बनाए। मैं चाहता हूँ एक मिसाल कम से कम, ताकि बाकियों को सबक हो, तो ये बड़ा जरूरी है। हमें डॉक्टर अयूब मेहर साहब ज्वाइन कर रहे हैं मईशत के हवाले से, उनसे हम तज्जिया लेते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सारी सूरत हाल तो सुनी है। सबसे पहले IMF के हवाले से आपकी राय हमें चाहिए। हम नहीं पहुंच सके किसी नतीजे के ऊपर, इसकी बुनियादी वजह क्या वाकई आउट ऑफ द वे IMF जाके इस वक्त हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, या वो इक़दामात इतने सख्त हैं कि एक सियासी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा करे? आप क्या वजूहात देखते हैं अब तक कोई मंतकी नतीजा ना होने की? देखिए इमरान साहब, पहली बात ये रियलाइज हमें करनी चाहिए कि IMF के पास जाना हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। हम कहते हैं कि IMF से एग्रीमेंट हो जाए, कौम को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये खुशखबरी नहीं, ये मजबूरी होती है। IMF के पास उस वक्त जाया जाता है जब लिक्विडिटी इशू कोई कंट्री फेस कर रही होती है। उसके पास LC खोलने के, अगर उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ना रहे कि उसकी LC इंटरनेशनल मार्केट में ऑनर हो सके, तो उसको मजबूरन IMF के पास मेंबर कंट्रीज को जाना होता है और एक तरह से IMF लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है, जिससे शॉर्ट टर्म एक मसले का हल निकल आता है। ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि हमारे रिसोर्स कहीं चले गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली गई है। हमारे रिसोर्सेज उसी तरह हैं, एवरीथिंग इज राइट। ये कोई बैंकरप्सी का इशू नहीं होता, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू होता है। और जब ऑप्शन कोई ना हो तो फिर मजबूरी होती है IMF के पास जाना। ये कोई खुशखबरी या मुबारकबाद देने वाली बात हर चीज नहीं होती। प्रोसीजर तरीक़ाकार यही होता है कि स्टाफ लेवल पे पहले बातचीत तय होती है और स्टाफ लेवल पे जब बातचीत तय हो जाती है तो जो उसकी प्रेस रिलीज इशू होती है वो वाशिंगटन से ही होती है। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। दूसरी चीज ये कि स्टाफ लेवल मुआहदे पे कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद गवर्नमेंट को स्टेप लेने होते हैं, जो एक्शन लेने होते हैं वो ले लिए जाते हैं। जब वो एक्शन ले लिए जाते हैं उसके बाद बोर्ड के एजेंडा पे IMF में डिस्कशन होती है। बोर्ड की डिस्कशन जो होती है वो एक्शन लेने के बाद होती है और बोर्ड में उसकी रेटिफिकेशन होती है, जो एग्रीमेंट होता है। अभी मसला ये हुआ है कि आप अगर 1 साल का हिस्ट्री फॉलो करें तो बेसिकली जब
मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, तो उनका एक सिंगल आइटम एजेंडा नजर आ रहा था कि हमें किसी तरह डिफॉल्ट से बचना है और फौरी तौर पे IMF से हमें जो किस्त मिलनी है उसको रिलीज कराना है। उस पर वो काम कर रहे थे और एक्शन ले रहे थे। डार साहब, जाहिर है डार साहब एक बहुत पुराने सियासतदान है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं। वो किसी भी तरह से लगता है तैयार नहीं थे कि वोट बैंक उनका जो है पार्टी का इफेक्ट हो, तो वो उसके लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर है वो नहीं होना था। IMF का एक तरीक़ाकार है, उसमें कंडीशनलिटीज एक्सेप्ट हमें करनी। यानी डॉक्टर अयूब आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिशें कर रहे थे, उसके साथ साथ इसहाक डार साहब का IMF के पास लेट जाना और दीगर दोस्त ममालिक से उम्मीद रखना, इस फैसले में ताखीर भी अब बहुत सारी वजूहात में शामिल हो सकता है कि IMF के साथ हमारे मामलात उस तरह से सही सिमत में नहीं गए टाइमली। डॉक्टर अयूब आपको आवाज आ रही है? इसके रीजन एक ताखीर की गई है, दूसरे लास्ट ईयर फरवरी में। जी मुझे आवाज आ रही है। जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आई थिंक वी हैव लॉस्ट यू। डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो शायद गुम हो गई है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें, उनका ये कहना है। जी डॉक्टर साहब प्लीज जारी रखिएगा। डॉक्टर साहब जी ठीक है, देखिए 3 मसले हुए थे। एक तो ताखिर से गए थे, हम सोच रहे थे दोस्त ममालिक से पहले मिल जाएंगे पैसे, ऐसा नहीं कि बार बार दोस्त ममालिक जो हैं वो हेल्प करते रहे। ठीक है। और इस तरह नहीं होता, ये कोई इकोनॉमी जो है ये लव अफेयर नहीं होती दूसरी कंट्रीज से कि आपको दूसरी कंट्रीज रेस्क्यू करने आती रहेंगी। चाइना हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, और बेसिकली उनके जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो आवाम है, वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं और किया जाता है कि उनके आवाम का जो टैक्सेस का पैसा है वो दूसरी कंट्रीज के लिए क्यों यूज हो सकता है। ये बार बार ऐसा नहीं हुआ करता। वो उन कंट्रीज में हमसे कंडीशनल हेल्प की बात की थी, इसहाक डार साहब ने उसमें ताखीर की, माजी में वायोलेशन हुई थी फरवरी 2022। डॉक्टर मेहर, ये जो अरेंजमेंट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, आपने खुद भी कहा कि ये लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए है। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को और हमें भी ये समझाइएगा कि अगर इन शॉर्टर रन हमें इन शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये पैसे मिल जाते हैं और वो जो 5 बिलियन जिसका IMF कह रहा है वो भी हम अरेंज कर लेते हैं, एंड देन दैट कोई 11-12 अरब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इधर उधर से, वो भी हम कर लेते हैं। हमारी तो आगे मार्च के अंदर बड़ी पेमेंट्स ड्यू हैं जो हमने करनी है। इमीडिएटली हुकूमत ऐसे क्या इकदाम करे? आपने कहा इकोनॉमी कोई लव अफेयर नहीं होता मुल्कों के दरमियान, राइटली सेड। हुकूमत फिर क्या ऐसे इकदाम करे? हमें तो बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, हमें तो ये जो सर्कुलर डेट है इसको करने के लिए, लाइन लॉसेस कम करने और उसके लिए पूरा निजाम चाहिए एक्टिव करने के लिए, जो हमारे पास नहीं है, टैक्स रिफॉर्म्स बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बेहतर करने के लिए। तो क्या एक वीकर गवर्नमेंट पॉलिटिकली ये कर सकती है, और टाइम स्पैन इसके लिए कितना चाहिए फिर हमें? देखिए इमरान साहब, बात यह है कि जो सस्टेनेबल इशू है ना, ये 2-3-6 माह के लिए मसला हल हो जाएगा। जो सस्टेनेबल आपको अगर चाहिए ना कि फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक रिजर्व बिल्ड होते रहें, वो 2 ही तरीके होते हैं कि एक आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट कम होता जाए, और दूसरा FDI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जो हैं, एक्सपोर्ट का कम्पिटिटिव होना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ग्रो करना और FDI का आना, ये दोनों जिस इन्वेस्टमेंट पे, इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। मैं पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, वो आज शेयर बिक जाते हैं, कल खरीद लिए जाते हैं, वो एक बहुत इमीडिएट इशू होता है। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल, वो FDI और लोकल इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो लोकल हो या FDI का हो, वो आपके शॉर्ट टर्म IMF के फैसलों पे अपना डिसीजन नहीं लेता, वो शॉर्ट टर्म चीजों पर डिसीजन नहीं लेता, वो एक फिजिबिलिटी बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसको यहाँ 10 साल 20 साल के लिए अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना होता है। वो फिजिबिलिटी बनाता है कि 10-20 साल में कंट्री की कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं होगी, किस सिमत में कंट्री जाएगी। उसके लिए उनका ट्रस्ट लेवल जाहिर है हमें रिस्टोर करना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और वो जाहिर है कोई छोटी। अच्छा, एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो
डॉक्टर मिफ्ता के हवाले से, ही इज डॉक्टर राइट, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से एंड जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, इनके हवाले से है। आपके लेजे से और आपकी बातों से ऐसा लगा कि इसहाक डार साहब शायद उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हमारी सिचुएशन को, और इसीलिए थोड़ा सा मिस हैंडल हो गया। तो डू यू थिंक कि अगर मिफ्ता इस्माइल दोबारा से इस सीट के ऊपर आए या कभी ये फैसला हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, द डिसीजन व्हिच एक्चुअली मिफ्ता साहब वाज टेकिंग, वो ज्यादा बेहतर होंगे? नहीं, मिफ्ता साहब आप अगर आएंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल की बात है, और दूसरा मिफ्ता साहब की एब्सेंस में जो कंटिन्यूटी है वो देखें, जो वजीर ममलिकत है आयशा गौस पाशा साहिबा, वो आईएमएफ के साथ काम भी करती रही हैं। उनके मतलब है पहले माजी में उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही हैं, वो समझती हैं इस चीज को। अच्छा। उनका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है। इसहाक डार साहब जो रिलीज देना चाहते हैं पब्लिक को, वो भी शायद ना दे पाएंगे और मुआहदे में देर होती जाएगी। इसहाक साहब कह रहे हैं बार बार, और गवर्नमेंट भी शायद ये चाह रही है कि लोअर इनकम ग्रुप पे इफेक्ट ना पड़े। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बताएं, अगर जीएसटी की कंडीशन मान ली है कि वो 17 से 18% पे हो जाएगा, अगर जीएसटी बढ़ता है तो लोअर इनकम पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसमें कोई पॉलिसी बताएं ना डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हल बताएं कि हुकूमत कम से कम जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको थोड़ा सपोर्ट कर सके, थोड़ा सा उसको मुआवनत दे। देखें, आईएमएफ ने एक चीज से एग्री किया है कि जो आपके सब्सिडीज हैं, अगर सब्सिडीज का साइज हमारा बहुत ही कम है, यानी जो दूसरी कंट्रीज हैं, नेबर कंट्री है, उसके यहाँ टोटल बजट का 25% जो है इंडिया का, वो सब्सिडीज पे जाता है। यूरोपियन यूनियन का मोर देन 40% सब्सिडीज पे जाता है, दोनों उनमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सब्सिडीज मिला के मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान का कोई लगभग 9% जो होता है वो टोटल सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, सब मिला के 9% से ज्यादा नहीं बनता। आईएमएफ सब्सिडीज जब विड्रॉ करने का कह रहा है, उसमें हल ये है कि उनके जितना आपने रिलीफ ले लिया है वो लोअर इनकम ग्रुप को आप सब्सिडीज दे दें, लेकिन सब्सिडीज देने में हमारे यहाँ मैकेनिज्म ये होता है कि सबको, कि हम कहते हैं इस इनकम ग्रुप को मिल जाए, हायर इनकम ग्रुप को ना मिले। वो पॉसिबल नहीं है, वो राशनिंग को क्रिएट करता है, वो लंबी लंबी क्यूज होंगी, लाइनें लगेंगी आटे के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। आपके पास हल ये है कि आपके यहाँ जो सेंसिटिव प्राइस में गुड्स आती हैं वो 12 आइटम्स हैं जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का हिस्सा भी होते हैं। आप सब चीजों पे सब्सिडीज देने के बजाय उन 12 चीजों को सब्सिडाइज कर दें। ओके, सिर्फ उन 12 चीजों को, और बाकी चीज उनको ये ना करेंगे, दो प्राइस रखी उनकी, 2 प्राइस रखेंगे तो करप्शन होगी, लाइनें लगेंगी। उन्हीं 12 चीजों पे फोकस करें ताकि आम इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो आवाम की पहुंच में हो, और वो लोअर बजट जो लोग हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। अच्छा डॉक्टर नयूब, और डॉलर के हवाले से ऑब्वियसली अभी हमने देखा है इसहाक डार साहब ने डॉलर पर जो कैप ख़त्म किया, उसकी वजह से फिर भी हमने स्टेबिलिटी नहीं देखी है, और डॉलर का स्टेबल होना मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली IMF की शराइत में ये चीज़ भी तो शामिल है कि बेहतर तौर पर हम डॉलर की जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर किया जाए। जी, आईएमएफ की ये बहुत पुरानी शर्त है। वैसे तो ये 1993 से ये चीज चल रही थी, 2-3 डिकेड की हिस्ट्री है कि इसको मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया जाए। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं ऐसी, एक सिंगापुर और एक हांगकांग। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो प्योरली मार्केट पे छोड़ देती हैं अपनी करेंसी को। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मार्केट में इंटरवीन किया करती हैं। और यही मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यही हिस्सा होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है 100% मार्केट मैकेनिज्म पे। सिंगापुर और हांगकांग से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कनाडिया और अमेरिकन इकोनॉमी भी इंटरवीन करती है, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। आईएमएफ जिस अंदाज में कह रहा है वो तो शायद किसी भी तरह पॉसिबल ना हो। स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दिया है, उसमें सिर्फ ये है कि इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है। स्टेट अच्छा, बैंक कल एक बड़ा अहम इंटरव्यू एक सहाफी की तरफ से आया और उसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक बात ये भी थी कि पिछली जो हुकूमत थी वो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू का तो दावा कर रही थी। आई बिलीव कुछ 7,000 अरब आई थिंक हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत उसने दावा किया था। आप मुझे फिगर्स बताइएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने हिस्ट्री में हाईएस्ट कलेक्शन की है।
लेकिन वो ज़्यादातर जो था वो उन एक्सपोर्ट्स बेस्ड था जो हम बाहर से मंगवा रहे थे, और उस पर हम जो टैक्स की मद में हमारे पास पैसे आ रहे थे वो हम ले रहे थे। आई मीन हम रुपए ले रहे थे और डॉलर बाहर भिजवा रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था। और वो लिक्विडिटी क्रंच की एक बुनियादी वजह वहाँ से शुरू हुई, और हम ये कह रहे थे कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। तो आप इस खबर से और बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं, और क्या वाकई हमें उससे नुकसान पहुंचा, उसने बुनियाद रखी और अब हम यहाँ तक पहुंचे? जी, उसमें बेसिकली इमरान साहब को 2 स्टेप ले लेते, एक ले लिया, दोनों मिला के लेने चाहिए थे। हुआ ये था कि जब इमरान साहब की हुकूमत आई थी तो उससे पहले जो उन्होंने 10 नुकाती इकोनॉमिक एजेंडा जो दिया था, उसमें एक आइटम ये था कि जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान की टोटल, वो 4 ट्रिलियन रुपीस से 8 ट्रिलियन रुपीस पे ले जाएंगे, और वो इसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी कि देखें, एक तो ये कि जब टैक्स बढ़ा रहे थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस कर रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि जो जीएसटी वगैरह बढ़ाया जा रहा था, पाकिस्तान, ये एक समझने की बात है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 टॉप कंट्रीज में आता है जहां टैक्स रेट हाईएस्ट है, हाईएस्ट टैक्स रेट, यानी कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारे यहाँ ज्यादा है प्रॉफिट पे। लेकिन उसके बावजूद हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो दुनिया में लोएस्ट तरीन जो कंट्रीज हैं उनमें आता है। अब अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो और लेकिन टैक्स रेट ज्यादा हो, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि बेसिकली टैक्स जिनसे कलेक्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी लोगों से कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा। जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिया जा रहा। वो मैकेनिज्म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, वो उसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, टैक्स कलेक्शन बढ़ी। उसके साथ फिर ये था, टैक्स कलेक्शन की एक बड़ी केस स्टडी है इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि 70s में जब ऑयल एम्बार्गो लगा था, वेस्टर्न इकोनॉमी तबाह हो रही थी, तो आज तमाम इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि उनके तबाह होने का रीजन ऑयल एम्बार्गो इतना बड़ा रीजन नहीं था जितना उन कंट्रीज ने पैनिक होकर रिसेशन की कंडीशन में टैक्सेस बढ़ा दिए। रिसेशनरी एनवायरनमेंट में टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। के साथ इमरान साहब का फोकस दूसरा एजेंडा था कि वो एफडीआई लाएंगे उन एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से, उनसे जो उनके सपोर्टर हैं और अब्रॉड रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो उसके साथ साथ आनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम वो नहीं हो, बैलेंस नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आप हमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बताते हैं और बहुत सीखने का मौका भी मिलता है। डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद थे